पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। और फिर मैंने ये भी कहा था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो तीन अलग अलग तरह से डिफाइंड है, ठीक है। तो ये जो तीन अलग अलग तरह से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन दी हुई है उसको देखते हैं अपन एक एक करके। तो ये तीन अलग अलग तरीके क्या हुए, बेसिकली बॉडी को स्ट्रेस देने के तीन अलग तरीके हैं। तीन अलग तरीकों से हम बॉडी को स्ट्रेस दे सकते हैं और उसी के कारण तीन अलग तरीके से ये मॉडुलस जो है वो डिफाइंड है। तो ये पहला तरीका, उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। इसका एक और वर्ड है और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो ये क्या हुआ, तो ये वाला केस अपन ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि सपोज ये हमने कोई स्टील रॉड ले ली और स्टील रॉड पे हम यदि फोर्स लगाते हैं तो ये थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो जाएगी इस पे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या हुआ, लेंथ के अलॉन्ग, है ना, या किसी एक डायमेंशन के अलॉन्ग जो है वो हमने इस तरह से एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है। तो स्ट्रेस जो है वो किस तरह से डिफाइन हो जाएगा, ये एक्सटर्नल फोर्स यदि हमने F लगाया है और इस रॉड का जो क्रॉस सेक्शन जो है एरिया वो A है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस जो है वो किस तरह से डिफाइन हो जाएगा, F/A, ठीक है। अच्छा, बॉडी यदि एक्सटेंड करती है, डेल्टा L स्ट्रेच करती, ठीक है, और इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ सपोज L है, ठीक है। तो स्ट्रेन किस तरह से डिफाइंड है, स्ट्रेन डिफाइंड है डेल्टा L/L। ये एग्जांपल अपन ने पिछले वीडियो में भी देखा था, ठीक। तो इस केस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें स्ट्रेस की यूनिट क्या हो गई, स्ट्रेस की यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और स्ट्रेन की जो है वो कोई यूनिट नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो रेशियो है बेसिकली। तो यंग्स मॉडुलस की जो यूनिट है वो क्या हो जाती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ठीक है। जो प्रेशर की यूनिट है, प्रेशर की भी यही यूनिट होती है, ठीक है, ये तो अपन कर चुके हैं। तो है ना, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं या पास्कल, है ना, यंग्स मॉडुलस को, यंग्स मॉडुलस की यूनिट को। तो अब बॉडी पे स्ट्रेस देने का दूसरा तरीका देखते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं इसको। अच्छा, तो इसमें क्या है, जैसे सपोज ये है ना, कोई एक ब्लॉक है, कोई स्टील का ही ब्लॉक मान लें अपन, और जो इसका ये वाला सरफेस है वो मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। ये अटैच्ड है यहाँ पे ग्राउंड सरफेस पे, ये अटैच्ड है, ये हिल नहीं सकता है, ये वाला जो पोर्शन है। और जो दूसरी वाली जो साइड है उस पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स जो है वो F है। तो ये फोर्स यदि काफी स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इस तरह से शिफ्ट कर जाएगा, आप देख रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो यदि ये वाला जो सरफेस है इसका एरिया यदि A है, ठीक है, कौन से सरफेस को डिफाइन कर रहे हैं हम और फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, है ना, उसको बिल्कुल प्रिसाइसली देख लें, क्योंकि ये टर्म्स बिल्कुल है ना एग्जैक्टली डिफाइंड है। फोर्स हम ये दूसरे एंड पे लगा रहे हैं, है ना, बीच में नहीं और नीचे नहीं, ठीक है। और एरिया कौन सा ले रहे हैं हम, ये जिस वाले सरफेस पे फोर्स लग रहा है साइड से, है ना, उसके सरफेस का एरिया ले रहे हैं। तो इस केस में स्ट्रेस क्या हो गया,
एफ अपॉन ए, जो एफ अपॉन ए यहाँ पे हमने शो किया है, ठीक है। स्ट्रेन क्या हुआ इस केस में? स्ट्रेन बेसिकली हम बोलते हैं कि ये जो यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट हुई ये बॉडी, ठीक है, इस पोर्शन को सपोज हम डेल्टा एक्स बोल दें, ठीक है, और जो ओरिजिनल बॉडी में जो इसकी ये जो लेंथ थी, इसको यदि हम एल बोल दें, तो स्ट्रेन जो है वो डेल्टा एक्स बाय एल इस तरह से डिफाइंड है। और इसको हम दूसरी तरह से, यदि इस एंगल को यदि हम थीटा बोल दें, ठीक है, तो इज इक्वल टू tan थीटा के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यदि ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है ना, यदि x की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है, तो ये थीटा के बराबर भी हो जाएगा, ठीक है। ये एक अप्रॉक्सीमेशन भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस केस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको हम g से डिनोट करते हैं, है ना? ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको हम क्या बोलते हैं? शेयर मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। तो अपने पास में रिलेशन क्या आ जाएगा? स्ट्रेस जो F बाय ए के बराबर है इज इक्वल टू जी इंटू डेल्टा एक्स बाय एल, ठीक है। तो शेयर मॉडुलस का जो है वो ये रिलेशन हो गया, ठीक है। अब तीसरा टाइप देखते हैं। तो अब तीसरे टाइप का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको देखते हैं। तो इस वाले केस में जो बॉडी पे जो स्ट्रेस जो पड़ता है उस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। और हाइड्रोलिक स्ट्रेस के केस में क्या होता है कि बॉडी पे जो स्ट्रेस पड़ता है वो बॉडी के चारों तरफ से पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे टेंसाइल स्ट्रेस के केस में बॉडी के एक पॉइंट पे हम फोर्स लगाते थे इस तरह से बॉडी को खींचने के लिए, है ना, वो केस नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बॉडी के किसी एक प्लेन पे बगल से हम फोर्स लगाते थे दूसरे वाले प्लेन को एक जगह पे रोक करके, ठीक है, जिससे शियर स्ट्रेस पड़ता था। ये वाला स्ट्रेस कौन सा होता था? टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। अब ये भूल जाएं कि इसको बॉडी को हमने बीकर में रखा हुआ है ना, जनरल बॉडी है। टेंसाइल स्ट्रेस इस तरह से एक पॉइंट पे लेकर के हम लगा देते थे। फिर दूसरा होता था शियर स्ट्रेस, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, बॉडी का एक पोर्शन तो हमने फिक्स कर दिया और दूसरे वाले पोर्शन पे एरिया पे हमने यहाँ से बगल से हमने फोर्स लगाया, ठीक है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस के केस में क्या है, बॉडी पे चारों तरफ से फोर्स लग रहा है। और ये सिचुएशन कब आती है ना, आप इमेजिन कर सकते हैं यदि हम बॉडी को किसी लिक्विड में हम सबमर्ज कर देंगे तो इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। तो अब देखते हैं कि इस तरह की सिचुएशन आती है तो क्या होता है। तो सपोज ये बॉडी को हमने किसी एक लिक्विड में सबमर्ज कर दिया, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये बॉडी जो है वो लिक्विड के काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में है। और काफ़ी ज़्यादा डेप्थ हम क्यों ले रहे हैं? ताकि हम एक एजम्पशन कर सकें कि बॉडी के चारों तरफ जो प्रेशर है वो सेम है। तो बॉडी का जो डायमेंशन है वो इस डेप्थ से बहुत छोटा है ना। आप इमेजिन करें जैसे जैसे सबमरीन होती है, सबमरीन जो है ओशन के नीचे जो है वो ट्रैवल करती है, तो सबमरीन का जो डायमेंशन है वो जिस डेप्थ पे वो ट्रैवल करती है उससे बहुत छोटा होता है। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि सबमरीन के चारों तरफ प्रेशर जो है वो सेम है। बॉडी पे ये जो प्रेशर है इसके चारों तरफ, इसके कारण बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, चारों तरफ से फोर्स लग रहा है बॉडी पे। अच्छा, बॉडी जब बाहर थी, है ना, पानी के अंदर नहीं थी, सपोज ये उसका ओरिजिनल डायमेंशन था, ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में भी बॉडी पे चारों तरफ से फोर्स लग रहा था, ठीक है। आप इमेजिन करें जैसे बॉडी जो है वो एयर में है, तो बॉडी पे जो इनिशियल फोर्स जो लग रहा था वो क्या था? पी नॉट इंटू ए, किसी भी साइड का यदि एरिया में ले लूँ तो पी नॉट इंटू ए फोर्स लग रहा था। बॉडी को जब हमने सबमर्ज कर दिया तो सपोज जो चेंज इन प्रेशर है वो डीपी है, ठीक है। तो अंदर जो है वो प्रेशर जो है वो कितना है? पी नॉट प्लस डीपी, ये जो है वो पी के बराबर है। अंदर जो फोर्स लग रहा है बॉडी की किसी भी एक साइड पे, तो वो कितना लग रहा है? पी इंटू ए।
और ये कितना हो गया पी नॉट प्लस डी पी इंटू ए। ये जो फोर्स में जो इंक्रीज हुआ, ये जो अपने को दिख रहा है डेल्टा एफ, जो फोर्स में जो इंक्रीज हुआ वो कितना हो गया एफ माइनस एफ नॉट, और ये हो गया डी पी इंटू ए। ठीक है, यदि बॉडी जो सबमर्ज्ड है इसकी एवरेज डेप्थ यदि h है और लिक्विड की डेंसिटी यदि रो है, तो आपका जो dp जो है वो क्या हो जाएगा h रो जी हो जाएगा। ठीक है, p हो जाएगा p नॉट प्लस h रो जी, और dp जो है वो h रो जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो डिफाइंड है, ये डिफाइंड है जितना फोर्स में चेंज हुआ जो बॉडी पे पड़ रहा है चारों तरफ से अपॉन एरिया, और डेल्टा एफ की वैल्यू यहाँ से यदि अपन डाल देते हैं तो ये क्या हो गया डीपी हो गया। तो बेसिकली चेंज इन प्रेशर जो है ऑन द बॉडी ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस के बराबर हो गया। तो इस वाले केस में जो स्ट्रेन है वो कैसे डिफाइंड है, वो डिफाइंड है डेल्टा वी बाय वी, जहाँ पे डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी है चेंज इन वॉल्यूम, बॉडी का चेंज इन वॉल्यूम, और वी जो है ऑब्वियसली ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ जब बॉडी थी पानी के बाहर थी तो इसका वॉल्यूम v हो जाएगा, और इस वाले केस में बॉडी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है चारों तरफ से, तो वॉल्यूम एक्चुअली इसका घट जाएगा। ठीक है, v माइनस डेल्टा वी, ये डेल्टा वी इटसेल्फ जो है पॉजिटिव फिगर है, तो v माइनस डेल्टा वी जो है वो इस v से कम होगा। ठीक है, अच्छा बॉडी को जब हमने सबमर्ज कर दिया किसी लिक्विड में, चारों तरफ से इस पे फोर्स पड़ रहा है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा v प्लस डेल्टा वी। ठीक है, इसमें डेल्टा वी जो है ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसका वॉल्यूम घट रहा है, हम इमेजिन कर सकते हैं। तो अब हाइड्रोलिक स्ट्रेस के केस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइंड है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस जो है उसको डिपिक्ट करते हैं लेटर बी से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो ये भी वही है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये हो गया डीपी अपॉन डेल्टा वी बाय वी। ठीक है, अच्छा ये चूंकि डेल्टा वी बाय वी जो है वो नेगेटिव नंबर है, दिख रहा है, यदि डीपी पॉजिटिव होगा तो डेल्टा वी बाय वी नेगेटिव होगा एंड वाइस वर्सा। यदि प्रेशर डिक्रीज करता है तो वॉल्यूम ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा। तो बल्क मॉडुलस चूंकि हम डिफाइन करना चाहते हैं पॉजिटिव टर्म्स में, ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक माइनस साइन लगा देते हैं, ताकि क्या होगा ये वाला नंबर जो है पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आपका बल्क मॉडुलस डिफाइन करने का तरीका हो गया, इस तरह से डिफाइन करते हैं। और बल्क मॉडुलस की यूनिट क्या हुई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो वही यूनिट है जो बाकी दोनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए भी एप्लीकेबल है, और इसको चूंकि यहाँ पे प्रेशर की टर्म आ रही है तो इसको पास्कल के टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं। यूनिट तो दोनों की सेम है, इक्विवेलेंट, पास्कल भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है, बट इसको कहने के लिए हम पास्कल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा बल्क मॉडुलस के केस में एक चीज और नोट कर लें कि ये सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों के लिए डिफाइंड है। सॉलिड्स और लिक्विड्स में ऑब्वियसली चेंज इन वॉल्यूम जो है वो बहुत कम होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, पर होता है। ठीक है, उनके सॉलिड्स के केस में भी होता है, लिक्विड्स के केस में भी होता है। लिक्विड्स भी जनरली कंप्रेसिबल नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, पर फिर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने पे उनके वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है, और गैसेज में तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो बल्क मॉडुलस जो है वो इन तीनों के लिए डिफाइंड है, जबकि इसके पहले जो दो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपन ने देखे थे वो लिक्विड्स और गैसेस के लिए डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो हमने जो दोनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखे थे, कौन कौन से देखे थे, एक तो यंग्स मॉडुलस देखा था और एक शियर मॉडुलस देखा था। ये दोनों के दोनों
लिक्विड्स और गैसेस के लिए डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अच्छा, और हो भी नहीं सकते हैं कि भाई आप पहला वाला केस देखें जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो लिक्विड का या गैस की लेंथ इंक्रीज करने का तो कोई मतलब है ना, कोई कंसेप्चुलाइजेशन हम कर नहीं सकते उस तरह से, है ना। लिक्विड की लेंथ तो इंक्रीज होती नहीं है, ना ही गैस की होती, तो ये वाला मॉडुलस लिक्विड और गैस के लिए डिफाइंड नहीं है। फिर दूसरा था जैसे शियर स्ट्रेस, तो जैसे लिक्विड्स के केस में लिक्विड्स इनफैक्ट डिफाइंड ही इस तरह से हैं कि वो मटेरियल जो कि शियर स्ट्रेस विथस्टैंड नहीं कर सकते हैं। विथस्टैंड नहीं कर सकते मतलब जैसे यदि सपोज ये पानी होता, पानी का स्ट्रक्चर होता, ऊपर के लेयर पे आप इस तरह से फोर्स यदि लगाइएगा तो वो एक लेयर दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएगी, ठीक है। ये मतलब ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे आने की जगह ये तो मतलब कहीं पे भी आ सकता है ना। आप फोर्स देते जाइएगा तो ये तो यहाँ पहुंच जाएगा। आप देखें ऊपर की लेयर जो है वो तो जो नीचे वाली लेयर से इतनी जोर से अटैच नहीं है कि वो विथस्टैंड कर सके। तो हम लिक्विड्स के लिए क्या बोलते हैं, लिक्विड्स जो है वो शेयरिंग स्ट्रेस को विथस्टैंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर की लेयर जो है वो हिलती चली जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए लिक्विड्स के केस में क्या डिफाइंड है टर्म, विस्कोसिटी टर्म डिफाइंड, ठीक है। और इस फिनोमिना को अपन अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बल्क मॉडुलस के केस में अपन देख ही चुके हैं, है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए डिफाइंड है, ठीक है।